Hello guys, welcome to my channel Somesh Gupta Education Mantra. I hope you all are good and you are enjoying your studies and enhancing your knowledge as well. I am Somesh Gupta. Today I am going to discuss another article, Article 22, which comes under the Indian Constitution, fundamental right इन राइट टू फ्रीडम। ये भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 22। तो आज हम लोग आर्टिकल 22 के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 22 के बारे में पढ़ेंगे। क्या है अनुच्छेद 22, ये हम लोग देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण। तो भाई इसका मतलब क्या है? देखिए, अरेस्ट का मतलब आप समझते होंगे, जब क्या करता है पुलिस किसी व्यक्ति को क्या करती है, किसी क्राइम के लिए क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, तो ये गिरफ्तार वर्ड जो है उसको अरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बहुत सारी लिबर्टीज़ कन्फाइन हो जाती हैं। कन्फाइन मतलब बहुत सारी जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो सारी लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि भाई पुलिस जब अरेस्ट करेगी उसको कहाँ डालेगी? जेल में डालेगी। ठीक है, तो ये अरेस्ट की बात हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेंशन के बारे में। देखिए, डिटेंशन दो तरह के होते हैं। डिटेंशन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, दंडात्मक निरोध। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है निवारक निरोध। अब दोनों का मतलब हम लोग थोड़ा डीपली समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट से। तो ऐसे समझिए कि दंडात्मक जो निरोध होगा वो कब होगा? जब कोई आप गुनाह कराए, कोई भी व्यक्ति कोई क्राइम करेगा तभी तो होगा। सपोज करिए किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली, किसी ने किसी को मारा, या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, या रेप है, या डकैती है, या रॉबरी है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें क्रिमिनल नेचर की होनी चाहिए, मतलब सिविल नेचर की नहीं होनी चाहिए, क्रिमिनल नेचर की होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है? ये डिटेंशन होता है। समझ गए? तो प्यूनिटिव डिटेंशन कब होगा? जब किसी ने पहले कोई क्राइम कर दिया है और फिर उसको डिटेंड किया जाएगा, मतलब तब उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंट माने होता है रोकना। तो रोकने का मतलब रोका कब जाएगा किसी चीज़ को? जब कोई रॉन्गफुल एक्ट होने वाला हो तभी तो उसको रोकेंगे, उससे पहले। तो अगर कोई गलत काम होने वाला, कोई भी क्राइम होने वाला है और अगर पुलिस को शक है कि ये व्यक्ति या कोई क्राइम कर सकता है और इस तरह का कृत्य, इस तरह का क्राइम हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो पुलिस होती है उसको, उस कंडीशन में जो पुलिस होती है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन का अधिकार होता है। मतलब कि क्राइम होने से पहले ही किसी को गिरफ्तार कर लें। जैसे कि जब हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, और धारा 370 हटाई गई। आपको पता, अनुच्छेद आर्टिकल 370 हटाया गया। आर्टिकल जो 370 हटाया गया तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ के जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे उनको नज़रबंद कर दिया गया था, याद होगा आपको। तो वो किस डिटेंशन के अधीन हुआ था? प्यूनिटिव डिटेंशन के, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कहता है? अगर ऐसा हो कि भाई कोई दंगा या कोई क्राइम हो सकता है तो उससे पहले उसको रोक दिया जाए, और उस कृत्य को करने के लिए जो संदिग्ध व्यक्ति हो तो उनको वो जो पुलिस है वो गिरफ्तार कर सकती है, डिटेन कर सकती है। तो इसके तहत क्या किया? लोगों को नज़रबंद कर दिया गया, डिटेन कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से निवारक निरोध होता है। निवारक निरोध मतलब पहले ही, क्राइम होने से पहले ही किसी को अरेस्ट कर लें तो वो
प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। देखिए आर्टिकल 22 के अंतर्गत 7 क्लॉजेज हैं, ठीक है, 7 क्लॉजेज दिए गए हैं। एक एक क्लॉजेज को हम लोग समझ लेते हैं वन बाय वन कि क्लॉज क्या कहते हैं ये, ठीक है। तो देखते हैं क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 21 का क्लॉज 1 जो है कहता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। कहा यह गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो बिना उसको उसके गुनाह बताए गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो बिना किसी को उसका गुनाह बताए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़, जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर राइट है ही कैन कंसल्ट विद लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। उसके पास अधिकार है कि भाई वो किसी भी वकील, लीगल प्रैक्टिशनर मतलब किसी भी वकील से परामर्श ले सकता है। तो ये क्लॉज 1 कहता है, जो कि प्यूनिटिव डिटेंशन के अंतर्गत आते हैं। जो क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 जो हैं आर्टिकल 22 के, ये प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब दंडात्मक निरोध के अंतर्गत आते हैं। तब इसका क्लॉज 2 क्या कहता है वो देख लेते हैं। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर नियरेस्ट magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from place of arrest to the court। इसमें ये जो संविधान में ये चीज़ लिखी गई है उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया, जो क्लॉज 2 में लिखा है उसमें ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जो वहाँ के पास में, जो सबसे पास में मजिस्ट्रेट हो, उसके पास में 24 घंटे के अंदर 24 घंटे में पेश करना होता है, ठीक है। ये ड्यूटी है वहाँ की पुलिस की कि 24 घंटे के अंदर वहाँ उसको ले जा कर के पेश करे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर पाती तो उसको मजिस्ट्रेट को फिर बताना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, और अगर फेल होती है तो उसको छोड़ना भी पड़ सकता है जिसको अरेस्ट किया है। इसमें एक चीज़ कही गई, एक पॉइंट कहा गया, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू कोर्ट। इसका मतलब ये है कि देखिए वो समय नहीं जोड़ा जाएगा इसमें जिस समय जितने देर की यात्रा हुई है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ से कहीं जाना है हमको, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे मजिस्ट्रेट है, वहाँ तक जाना है, तो उसके लिए मान लीजिए 2 घंटे लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में, तो वो 2 घंटे 24 घंटे में नहीं ऐड होंगे। मतलब 2 घंटे को छोड़ के फिर जो 24 घंटे हैं उसके अंतर्गत आना है, ठीक है। तो यात्रा का समय ऐड नहीं होता, ठीक। इसके ये तो 2 क्लॉजेस हो गए जो कि प्यूनिटिव डिटेंशन के हैं, ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन के अंतर्गत आते हैं, मतलब नेचर इनका जो प्यूनिटिव डिटेंशन वाला। इसके बाद आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है भाई, तो आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 देख लेते हैं। नथिंग इज क्लॉज 1 और 2 शैल अप्लाई। देखिए इसमें कहा गया कि जो क्लॉज 1 और 1 एंड 2 हैं, जो पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज है, ये अप्लाई नहीं होंगे अगर क्या होता है, टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन। मान लीजिए वो कोई व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है, वो किसी दूसरे देश का है जो हमारे शत्रु देश का व्यक्ति है, और उसको इस आधार पे गिरफ्तार किया गया कि वो कुछ रॉन्गफुल एक्ट, कोई क्रिमिनल एक्ट कर सकता है, तो उसको ऐसा नहीं, उसको क्लॉज 1 और क्लॉज 2 वाले अधिकार नहीं प्राप्त हैं। उसको फिर ये नहीं है कि अरेस्ट किया गया तो उसको बताया जाएगा कि तुम्हें क्यों अरेस्ट किया गया, फिर तुमको वकील दिया जाएगा तुरंत, ठीक है ना। और ये सारी सुविधाएं नहीं, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इनके साथ में ये अप्लाई नहीं होता। क्लॉज 3 ये कहता है। फिर इसके बाद है क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या कहता है वो समझ लेते हैं। कहा गया इसमें क्लॉज 4 में, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल authorize the detention of a person for a longer
पीरियड देन 3 मंथ। इसका मतलब क्या है? इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी को भी, या मैं दूसरे वर्ड में कहूँ निवारक निरोध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 3 महीने से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। और अगर उसको कस्टडी में 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड होता है, ठीक है, जिसको कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो होता है वो क्या करता है, अपॉइंट करता है एडवाइजरी बोर्ड को, जिसमें एलिजिबल पर्सन होते हैं जो उसके लिए योग्य होते हैं। तो वो जो सलाह जो बोर्ड होता है, सलाहकार बोर्ड जो होता है, जहाँ पे उनकी ही सलाह से, उनकी ही एग्रीमेंट से ही 3 महीने से ज़्यादा कस्टडी बढ़ाई जा सकती है, अन्यथा नहीं, 3 महीने मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, और नेक्स्ट जो है 5th क्लॉज है। 5th क्लॉज क्या कहता है वो समझ लेते हैं। When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person to grounds on which the order has been made, and shall afford him the easiest opportunity of making a representation against the order। आर्टिकल 22 का क्लॉज 5 क्या कहता है वो समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी वही बात कही गई जो क्लॉज 1 में कही गई थी प्यूनिटिव डिटेंशन के अंतर्गत। इसमें कहा गया कि नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। तो भैया यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, ठीक है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए बिना उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी आता है, ठीक है। अगर किसी ने अपराध नहीं किया है, उससे पहले अगर उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको बताना पड़ेगा ना कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है आपको। इसमें भी जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे सलाह ली जा सकती है, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा उसके पास अधिकार है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर मतलब वकील से सलाह ले सकता है, ठीक। तो ये तो क्लॉज 5 के बारे में हो गया। फिर क्लॉज 6 क्या कहता है आपका, आर्टिकल 22 का क्लॉज 6 क्या कहता है। क्लॉज 6 ऑफ आर्टिकल 22 says that if police thinks that it is in a public interest to not inform the detained person about the reason of detention, so here he have right to not inform। कहा ये गया कि देखिए कि क्लॉज 6 जो है हमारा वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है और ये देखा जाए कि जनहित में नहीं सही है कि बताया जाए, कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि उसको इन्फॉर्म किया जाए, बताया जाए कि उसको क्यों डिटेंड किया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, तो वो कर सकता है, ठीक है। ये अधिकार दिया गया है क्लॉज 6 में। क्लॉज 7 कहता है कि इन केस अगर कोई पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कोई कानून बन जाए, लॉ बन जाए, तो उसके अंतर्गत ये होता है कि जो क्लास 4 है वो फेल हो जाएगा। मतलब क्लास 4 की जो जितनी भी कई चीज़ें हैं, क्लास 4 में क्या कहा जाता है, किसी व्यक्ति को 3 महीने के लिए ही डिटेंड किया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा करना है तो सलाहकार बोर्ड जो है, ठीक है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये क्लॉज जो है 4 ये पूरी तरह से इनवैलिड हो जाएगा वहाँ पे, अगर कोई पार्लियामेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना देता है पार्लियामेंट में। यहाँ पे अधिकार दिया गया क्लॉज 7 में पार्लियामेंट को कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ फॉर्म कर सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो में आर्टिकल 22 के बारे में समझ में आया होगा। इसी के साथ आर्टिकल 22 के साथ में आपके फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो राइट टू फ्रीडम है उसका लास्ट आर्टिकल कंप्लीट होता है।
अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 23 एंड 24 के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।